A very good afternoon, Vinay. गुड आफ्टरनून मधुर। एडू फॉर आईएएस के बिहाफ पे मैं इस इंटरेक्टिव सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आई एम क्वाइट सर्टेन दैट दिस इंटरेक्शन इज गोइंग टू हेल्प द यंग एस्पिरेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू बिकम एचईएस ऑफिसर्स। सो थैंक यू। विनय, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आज आपको है वो ये है कि पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए कि लाइक हाउ वाज योर जर्नी अबाउट एचईएस प्रिपरेशन। Well, it was quite interesting journey. Well, I started my preparation for IAS in Punjab University with a couple of my friends, and then somehow I could not make into IAS, though I reached up to interview level. After that, I decided to go for legal practice as I am a master in law, and then after practicing for almost 2 years, I joined as a public prosecutor. I cleared my ADA exam with the Madhya Pradesh government, and I served there for almost 1.5 years. And since I was in continuous, I was studying continuously for the civil service exams. So I I realized that I must go and appear for HAS exam, and that's how I make it. And I'm here with you as a HAS. ओके, ग्रेट। सो विनय, आपको क्या लगता है कि एचएएस ऑफिसर बनने के बाद लाइक हाउ योर लाइफ चेंज्ड एग्जैक्टली? सो डिड यू सी कि एक जो कॉमन मैन की लाइफ है और एक एचएएस ऑफिसर की लाइफ है उसमें एक फर्क है, जैसा कि लोग समझते हैं कि लाइक दे लुक एट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विद अ डीप रिस्पेक्ट। सो आपको क्या लगता है कि क्या फर्क आपकी जिंदगी में आया आफ्टर बिकमिंग एन एचएएस ऑफिसर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत फर्क आता है लाइफ में व्हेन यू आर अ कॉमनर। वेल, मैं एचएएस में आने से पहले ऑलरेडी पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, तो एक प्लेटफॉर्म मेरे पास था। उससे पहले मैं एडवोकेट भी था, तो एक स्टेटस जो था वो रहता है। बट एज फार एज जॉब सेटिस्फैक्शन इज कंसर्न, इसमें काफ़ी एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहती है, काफ़ी कुछ करने का स्कोप भी रहता है, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। सो somehow I realized कि एचयूएस में आने के बाद जो है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट आपका पर्सपेक्टिव हो जाता है लाइफ को, अपनी लाइफ को और दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। किस तरह से आप बेहतर तरीके से जो है वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपनी लाइफ मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, और किस तरह से बेटर आप लाइफ में एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सकते हो। तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी फर्क मैं देखता हूँ आज। विनय, जैसा आपने पहले बताया कि आपने आईएएस की प्रिपरेशन की थी और somehow you couldn't make it and then you started preparing for HAS and you became an HAS officer. So आईएएस की प्रिपरेशन और एचएएस की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, आईएएस की प्रिपरेशन और एचएएस की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है एज फार एज बेसिक्स आर कंसर्न्ड। बट व्हेन you prepare for HAS or say any state civil services examination, वहाँ जो सिलेबस है उसमें कोर जो है वो आपका स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है। और जब स्टेट स्पेसिफिक होता है तो आपको जो है वो कोर एरियाज देखते हुए स्ट्रेटजी जो है वो अपनी मॉडिफाई करनी पड़ती है हर टाइम में, क्योंकि हर टाइम में सिलेबस जो है उसके जो कोर एरियाज हैं वो स्टेट सिविल सर्विसेज में एग्जाम में चेंज होते रहते हैं। सो आपको हर टाइम में जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स जो है वो बनानी पड़ती है। एज फार एज आईएएस एग्जाम इज कंसर्न्ड, इसमें एक वास्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको टच करना होता है। बट आपको जो है वो एक स्ट्रैटेजी अगर आपकी सही है उसमें, तो आपको पता है कि वास्ट एरियाज कौन कौन से हैं जहां पे आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना है। सो जब स्टेट स्पेसिफिक आप काम करते हो तो उसमें चैलेंजेस बढ़ जाती हैं। एक तो नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, और दूसरा यह है कि जो डाइवर्सिटी है उसका स्कोप नहीं रहता है। यू कैन नॉट इम्प्रोवाइज द थिंग्स, यू हैव टू फंक्शन और प्रिपेयर इन ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट एंड बहुत फोकस होकर काम करना पड़ता है। ओके,
विनय, जैसे यू सिक्योर्ड रैंक 4 इन एचएस एग्जामिनेशन और आप एग्जेक्टिव में आए, आप एचएस ऑफिसर बने. सो माय क्वेश्चन इज कि जब हम एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं तो आपको क्या लगता है टू बी इन द टॉप, जो एक जिसमें हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं और एक एलाइड पोस्ट पे होते हैं, तो ऐसा क्या कैंडिडेट में होना चाहिए कि वो जो टॉप रैंक्स हैं उनको सिक्योर कर सके? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा, एक टाइम मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट तो वो एस्पेक्ट है कि आप जो है वो किस तरह से इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए फोकस होकर के अपने टारगेट की तरफ को चलते हो. दूसरा यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट है SWOT एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. आपको जो है वो बिल्कुल कूल माइंड से, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है वो अपना SWOT एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप तैयारी नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ आपका ही एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि सिविल सर्विस में जाना. आपकी फैमिली, आपका एक फ्रेंड सर्कल, आपका एक पेयर ग्रुप, उसका पूरे का एक एनर्जी जो है वो उसमें लग रही होती है. आपको बहुत सारी चीजें जो है उसमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं. से आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो फॉर प्लेजर्स ऑल द टाइम एंड मेक फन इन लाइफ. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप तैयारी कर रहे होते हो, आपको बहुत फोकस्ड होकर के जो है वो तैयारी करनी पड़ती है. और उसमें जरा सा भी लूज अगर फोकस करते हो आप, इट बिकम्स ऑलवेज चैलेंजिंग टू अचीव द टारगेट. आपको जो है वो ये लाइफ टाइम मैनेजमेंट एंड जो SWOT एनालिसिस है वो इन सर्विसेज की तैयारी के लिए पहले ही करना है, ताकि आप फोकस होकर के पूरी एनर्जी के साथ जो है वो इस पे काम कर सको. ओके. सो विनय, कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना है, कि हमें 12 घंटे 14 घंटे हमें पढ़ाई करनी है. तो एक मिथ है, तो हम बच्चों को कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो भी पढ़ना है आपने इफेक्टिवली पढ़ना है. इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट्स अ क्वालिटी ऑफ टाइम डिवोटेड इनटू द प्रिपरेशन दैट मैटर्स. सो आपका क्या राय है इस मामले में? आप कितना घंटा पढ़ते थे जब आपने एचएस का प्रिपरेशन किया? जैसे मैंने आपको कहा कि जब बेसिक्स आप अपने प्रिपेयर कर रहे होते हो, आपको उस टाइम में काफी फोकस्ड होकर के यू हैव टू पुट इन. मुझे लगता है कि जो एस्टिमेटेड 7 to 8 आवर्स आर सफिशिएंट. अगर आप जो है वो बाकी चीजें भी लाइफ में कर रहे हो, मतलब एक्सेप्ट योर जो प्रिपरेशन है, आप अगर रेगुलर स्टडीज के साथ भी 7 to 8 आवर्स यू आर पुटिंग इन, तो मुझे लगता है कि ये एक रीजनेबल पीरियड है. और ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है. जहां से आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, वो आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हो. अगर ऑलरेडी ही आपकी एनसीईआरटी और उसमें आपने बड़ा अच्छे से काम कर रखा है बिसाइड योर स्टडीज, जो रेगुलर स्टडीज आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इट बिकम्स वेरी इजी कि आप 7-8 घंटे की तैयारी में अच्छे से इन चीजों को बैलेंस करके जो है वो इसको क्रैक कर सकते हो. राइट राइट राइट. सो अल्टीमेटली ये भी डिपेंड करता है कि आपने अगर यूपीएससी की तैयारी पहले से कर रखी है तो रिलेटिवली आपके लिए इजी हो जाएगा, और अगर आपने मेंस लिख रखा है या इंटरव्यू फेस किया हो आईएएस का, तो रिलेटिवली इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली. या. सो आपका जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहते हैं, लाइक व्हाट मिस्टेक्स दे मस्ट अवॉइड? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 डूज एंड डू नॉट्स फॉर एचएएस एस्पिरेंट्स, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जो डूज है पहले मैं उसकी बात करूंगा. एस्पिरेंट्स को पहले तो अपनी, मैंने कहा कि बिल्कुल स्ट्रैटेजी जो है, बिकॉज स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपको जो है वो स्ट्रैटेजाइज करनी है कि कौन चीज कब आनी है आपकी प्रेपरेशन के दौरान. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहे. उसके लिए आपका चॉइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अब तो एक ही है, तो हमारे टाइम में 2 होते थे, तो दैट इज वेरी क्रूशियल. ओके. सो ये तो डूज हो गए. स्टडीज का पार्ट है, उसको भी आपने किस, या डू नॉट का मैं कहूंगा कि एक तो हमेशा अवॉइड करें अपनी जो वीकनेसेस हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम उसको निग्लेक्ट करते जाते हैं. जो फेलियर्स हैं उससे हम सीखते नहीं हैं. तो फेलियर से हमेशा सीखते रहें
और हमेशा एनालिसिस करते रहें कि अगर मेरे को कोई सेटबैक लगा है, इवन अगर आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट भी ले रहे हैं और उसमें भी आपको लगता है कि कोई कमी रह रही है, सो ऑलवेज कीप ऑन एनालाइजिंग कि मेरी वीकनेसेस कहाँ कहाँ रह रही हैं एंड ट्राई टू ओवरकम दोज वीकनेसेस. राइट. एंड विनय, लाइक बड़े स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं, कई बार आते हैं हमारे पास, जो कोचिंग भी ले रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? इज कोचिंग मस्ट फॉर क्लियरिंग एचएस एग्जाम? यस, एब्सोल्युटली. रीजन बीइंग कि आप जो है वो बहुत सारा सिलेबस होता है आपके पास, और उसमें आप जो है वो कई बार फोकस लूज कर जाते हो. सो जो कोचिंग है इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, और उसमें सिलेबस किस तरह से आप जो है वो पूरा करते हैं विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस पूरी स्ट्रेटजी में. तो आपको कोचिंग जो है वो हेल्प करती है टू स्ट्रेटेजाइज योर एवरी स्टेप, चॉइस ऑफ ऑप्शन, और किस तरह से कौन सा जो इसमें क्रूशियल पार्ट है मटेरियल का, वो किस लेवल पर टच करना है. सो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी एंड पर्सनल ट्रेट्स, जो ये पूरे एग्जाम का प्रोसेस है, उसमें कोचिंग काफी हेल्प करता है टाइम बाउंड में इस टारगेट को अचीव करने के लिए. Thank you very much, Vinay. On behalf of entire Edu4IAS team, I extend my deep gratitude to you कि आप हमारे साथ इस इंटरेक्टिव सेशन में जुड़े. एंड ये जो वार्तालाप हमारे बीच में हुआ, ये इंटरेक्शन जो हमारे बीच में हुआ, आई एम क्वाइट होपफुल कि ये हमारे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं एचएएस के और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के भी, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. और हमारी रिक्वेस्ट है कि व्हेनेवर यू कम टू चंडीगढ़, सो आप विजिट कीजिए Edu4IAS को. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड योर विजिट टू द इंस्टीट्यूट. Thank you very much for joining with us. Thank you, Madhur. I wish all the best for Edu4 team, and मुझे लगता है आगे भी आप अच्छे स्टूडेंट्स जो है अपने इंस्टीट्यूट में कोचिंग दे करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करोगे. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you.